नमस्कार दोस्तों, अनूप एस डी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 14 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रश्न का तो उत्तर दिया ही जाएगा, लेकिन उसको सॉल्व करते करते प्रश्नों से जो संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे या ऑप्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यान से ज़रूर देखें, वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किस राज्य के अधीन फले फूले? तो जो आचार्य सायण थे उनको वेदों का सर्वमान्य भाष्यकर्ता माना जाता है। इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। इनसे पहले किसी का लिखा चारों वेदों का भाष्य नहीं मिलता है। ये 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति व अमात्य रहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। टीकाकार जो वेदों के प्रख्यात टीकाकार शायर थे वे किस राज्य के अधीन फले फूले? विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगाने खास किसे निर्दिष्ट करता है? तो दिल्ली सुल्तानों के समय जो शाही गुलाम होते थे उनको बंदगाने खास कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि डाक विभाग का जो अधिकारी होता था उसे दरोगा ए डाक कहा जाता था। दरोगा ए डाक विभाग का अधिकारी होता था, और अस्तबल का जो प्रमुख होता था यानी अश्वशाला का प्रमुख होता था उसे बोला जाता था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर या जो है अश्वशाला प्रमुख होता था, या बोल सकते हैं अस्तबल का प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत 18 फरवरी 1946 में हुई थी, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बम्बई से हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बम्बई में HMIS तलवार के जो सैन्य नाविक थे उन्होंने इसकी हड़ताल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरख्वास्त की थी? तो जो यहाँ पे ऑप्शन में कैंपबेल, मैकडोनल्ड, मेस्टेची, ये तीनों आयोग जो हैं अकाल से संबंधित आयोग हैं। कैंपबेल आयोग का गठन 1866 ईस्वी में किया गया था, और इसमें किस वायसराय कौन था? जॉन लॉरेंस। और मैकडोनल्ड आयोग का गठन 1901 ईस्वी में किया गया था कर्जन के द्वारा। और मैकडोनल्ड आयोग का लक्ष्य था बंगाल की अकाल घटनाओं जो होती थी उनकी जांच करना। स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में किया गया था, और लिटन ने इस आयोग का गठन किया था। इसका लक्ष्य था अकाल पीड़ितों को राहत प्रदान करना, और इसी स्ट्रेची आयोग ने ही जो है अकाल संहिता की दरख्वास्त की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिनलिथगोर। अगस्त प्रस्ताव जो है, बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को उस समय वायसराय था लिनलिथगो, उसने एक घोषणा की उसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के जो मुख्य प्रावधान थे उनमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की सुविधा, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद का विस्तार, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन आदि जो हैं इसके प्रमुख प्रावधान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन आप लोग को पता है इसका स्त्राव अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा होता है, और इंसुलिन का जो काम है शरीर में रक्त शर्करा को जो है उसके स्तर को कम करना है। साइटोकाइनिन ही इसका सही उत्तर होगा। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। इसकी खोज मिलर के द्वारा 1955 में की गई थी। काइनेटिन तथा जिएटिन रसायन जो है साइटोकाइनिन का ही कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन को प्रेरित करना।
इसके अलावा जो है यह जीर्णता का निलंबन, यानी जीर्णता मतलब यहाँ बुढ़ापा, जीर्णता का निलंबन करते हैं, जीर्णता को में देरी करते हैं। और जो बीज प्रसुप्ति होती है, बीज प्रसुप्ति को तोड़ते हैं, यानी बीज प्रसुप्ति की अवधि को कम करते हैं, बीज प्रसुप्ति तोड़ना। ये जो है साइटोकाइनिन के प्रमुख कारण हैं। तो साइटोकाइनिन यहाँ क्या है, पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो है हार्मोन, यह मनुष्य में थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। और एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर है। जामनगर जो है निजी क्षेत्र का रिफाइनरी है, यानी तेल शोधक कारखाना है। और किसके यह अंतर्गत है? रिलायंस समूह। लेकिन यहाँ ऑप्शन में जामनगर है नहीं। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोयाली। कोयाली जो है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की है यह, और यह भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, तो कोयाली सार्वजनिक क्षेत्र का अगर पूछता है तो कोयाली ही होगा। और वैसे सबसे बड़ा जामनगर है, तो जामनगर में ऑप्शन है नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा समुद्री जो अपरदन होता है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप नहीं है। उसके बाद जो सर्वाधिक अपरदन होता है गुजरात और दमन द्वीप क्षेत्र में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, यह जो है इसका गठन 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर रोम और रोम जो है इटली में। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो प्रकाश का जो रंग होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल मुख्यतः लाल, नीला और बैंगनी, इन्हीं तीनों का जो है रंग में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है, सबसे ज़्यादा लाल में ही करता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चुनना होगा। तो हरा पीला तो होगा नहीं, पीला बैंगनी होगा नहीं, लाल नारंगी ही चुन लेंगे। ठीक है, हरा बैंगनी होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो ADP जो है वह फास्फोरस के साथ मिलकर बनाता है ATP। इसी क्रिया को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी प्रकाश फास्फोरिलीकरण। हिंदी में प्रकाश फास्फोरिलीकरण और इंग्लिश में फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ADP से ATP के निर्माण की प्रक्रिया को ही फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ADP का जो है फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यही ATP का हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाई की जगह ट्राई कर देंगे तो डाइफॉस्फेट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ATP में जो है फास्फोरस एक महत्वपूर्ण अवयव है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो ओजोन जो होता है, ओजोन क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़कर यानी O3 जो है ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन परत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, यानी इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसका इंग्लिश भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी स्ट्रेटोस्फीयर ही रख देता है। ठीक है, और यह जो है पराबैंगनी जो किरण होती है, पराबैंगनी किरण जो होती है यानी अल्ट्रावायलेट 3 टाइप की होती है, UVA, UVB और UVC। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट A होता है इसका अवशोषण जो है
ओजोन परत के द्वारा नहीं किया जाता है। अल्ट्रावायलेट बी का थोड़ा बहुत किया जाता है और अल्ट्रावायलेट सी इसी का अवशोषण किया जाता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण इसी का किया जाता है और यही जो है मानव के त्वचा के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है। इसकी वजह से मानव को स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ओजोन परत में जो छिद्र का सबसे प्रमुख कारक कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो क्लोरीन पाई जाती है, क्लोरीन क्या होता है, जो ओजोन के जो AO3 अणु हैं इनको तोड़ने की क्षमता क्लोरीन में बहुत ज़्यादा होती है और उनको तोड़ता है। इसी वजह से जो है ओजोन परत में क्षरण होता है और ओजोन परत में क्षरण की वजह से पराबैंगनी किरण को यह जो है ओजोन परत अवशोषण वहाँ पे हो नहीं पाता है। पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी से टकराती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में से जब दृश्यमान प्रकाश गुजरता है तो यह जो है वर्ण विक्षेपण, ये जो एक होता है कि अलग अलग में हो जाता है, इसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो 7 कलर में बंटता है और उनका क्रम होता है विबग्योर। ठीक है, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, बैगनी। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम विक्षेपण होता है वह लाल का होता है और सर्वाधिक जो विक्षेपण होता है वह बैगनी, यानी सर्वाधिक जो मूर्ति है वह बैगनी मूर्ति है। यही क्रम होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर किए थे, मत सोचिएगा मुड़ गया है, यह सबसे कम मुड़ता है। और इसका जो होता है वजह क्या होता है कि जिसका तरंग दैर्ध्य जिसका जितना ज़्यादा रहेगा, अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो वह कम मुड़ेगा, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो होगी उसकी कम होगी, यानी वेग उसकी कम होगी और वह उतना ही कम विक्षेपित होगा। तो जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है इनमें और उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, इसलिए वह सबसे कम विक्षेपित होती है। जबकि बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा विक्षेपित होती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम झुकने की बात किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए मुख्यतः जो है सोडियम कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र घोष और भूपेन्द्र दत्त की सहायता से खुदीराम बोस ने 1907 में किया था। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून और खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी जो थे वह भी इस संस्था के इस क्रांतिकारी सदस्य थे। इन्होंने जो है मिलकर 23 दिसंबर 1907 को ढाका का जो पूर्व जिला न्यायाधीश एलेन था उसको गोली मार दी थी। इसके अलावा इन दोनों ने यानी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे थे और जिसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करने में लग गई और पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई। और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सबसे कम उम्र में सबसे कम ज्ञात जितने लोग हैं सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को ही फांसी दी गई थी। और यहाँ पे अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? खुदीराम बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तमिल में महाभारत संगम काल में पेरुन देवनार के द्वारा लिखी गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो 4 बौद्ध परिषद हुए हैं। पहला जो बौद्ध परिषद हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था और जो है सप्तपर्णी
सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? सप्तपर्णी गुफा जो है राजगिरी है। और यह किसके संरक्षक में पहला जो बौद्ध परिषद हुआ यानी बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के संरक्षक में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। यहाँ पे चारों हम आपको याद करा दे रहे हैं, चारों आप याद कर लीजिएगा। और इसमें जो पहले बौद्ध परिषद की जो प्रमुख घटना थी वह था विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन। विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन जो है वह पहले बौद्ध परिषद में यानी पहले बौद्ध संगीति में हुई थी, विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन। जबकि दूसरा जो है बौद्ध संगीति वह इसके 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व में हुआ और यह कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और इसको है जो आयोजित करवाया था कालाशोक ने, यानी संरक्षक कौन था? कालाशोक। यहाँ कालाशोक पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक था और साब कमीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। साब कमीर को सर्वकामनी भी नाम इनका था। और इसमें जो है बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म का नहीं बात कर रहे हैं, बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। इसमें बौद्ध संघ जो है 2 भागों में विभाजित हो गई थी, स्थविर और महासांघिक। तीसरा जो है बौद्ध सम्मेलन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इसका संरक्षक कौन था? अशोक। और इसकी अध्यक्षता जो की थी मोग्गलपुत्तिस ने, मोग्गलपुत्तिस। और इसमें जो है अभिधम्म पिटक का जो है संकलन किया गया था। और चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। और यह किसके संरक्षक में आयोजित किया गया था? कनिष्क के। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। इसमें अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष। इसमें जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान महायान में। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ही में रहेगा ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक फार्मूला ही है NaSCO3, जबकि इसी का व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा, जो कि खाने वाला सोडा। और अग्निशामक के रूप में इसी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा बेकिंग सोडा का जो है प्रयोग पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को भी दूर करने के लिए इस बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो भारत में पहला जो सूती वस्त्र उद्योग था वह बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से जो है 1854 ईस्वी में कावस जी नाना भाई दावर ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इल्तुतमिश का जो मकबरा है उसमें 3 और मेहराबदार जो है प्रवेश द्वार हैं और पश्चिम की साइड में भी एक मेहराब है जिसके दोनों ओर मेहराबदार दरवाजे बनाए गए हैं। तो इसके अलावा जो अलाई दरवाज़ा है वह भी मेहराब प्रणाली का जो है इसमें जो है बहुत बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले की बात किया है तो भित्ति मेहराब की। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान द्वारा कृषि के विकास
कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी और जो यह कृषि विकास का मंत्रालय था उसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। इसके द्वारा जो है इस मंत्रालय के द्वारा किसानों को बहुत कम ही ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता था और उसे जो ऋण होता था उस ऋण को बोला जाता था तक्कावी या सोनथर। ये वाला नाम जरूर याद रखिएगा कि ये एग्जाम में पूछा गया था। जो है ऋण जो प्रदान किया जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के दीवान अमीर कोही द्वारा, उस ऋण का नाम होता था सोनथर। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही होगा माल्टोस। माल्टोस अनाजों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज का अंतिम प्रश्न है, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दंडकारण्य हम लोग देखते हैं, ये जो आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है तेलंगाना, या जो है उड़ीसा, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, यह है महाराष्ट्र का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश। यह जो है लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 6 राज्यों को जो है यह क्षेत्रों को लेकर दंडकारण्य क्षेत्र बनता है। और इस दंडकारण्य क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा जो होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात के द्वारा, और जो वर्षा होती है वह संवहनी प्रकार की होती है। तो सर्वाधिक दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर कोई भी समस्या है या डाउट है तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।